देखो जरा, समझते हैं मेटाइलिक बॉन्ड, करेक्ट। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया सारे बॉन्ड पढ़ लिए, बस यही लास्ट बॉन्ड बचा है, क्या है? मेटाइलिक बॉन्ड। ये मेटाइलिक बॉन्ड क्या होता है? नेम से समझ में आ रहा होगा बेटा, मेटल्स के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? मेटाइलिक बॉन्ड, करेक्ट। अभी मेटाइलिक बॉन्ड कैसा हो सकता है? जो मेटल्स के बीच में, अब कभी भी बेटा यदि आपका मेटल्स के बॉन्ड की बात करें तो इधर आपस में मेटल मेटल तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा नहीं, करेक्ट। तो क्या होता है, क्या बेटा, जैसे सपोज Fe है, तो Fe में क्या होता है बेटा, बहुत सारे एटम एक साथ है। यदि सपोज आप बात करो किसी भी एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, जब वो सॉलिड स्टेट में जा रहा होगा तो उसमें बहुत सारे एटम्स क्या हो रहे होंगे, एक साथ इस तरीके से कुछ क्या कर रखे होंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट बना रहे, मतलब बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स इस तरीके से क्या होंगे, बहुत सारे यूनिट एक जगह पर। आगे समझ में? अब यदि ये एटम है, ये एटम है, इन दोनों एटम के बीच में, इन दोनों मेटाइलिक एटम के बीच में जो भी बॉन्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाइलिक। समझ में आया क्या बताया मैंने अभी तक? जैसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड सीखे म्यूचुअल शेयरिंग से, करेक्ट। आयनिक बॉन्ड सीखे, क्या सीखे, ट्रांसफर से। इधर पे क्या होगा बेटा, ये एटम दोनों एक साथ ऐसे एक इस तरीके से जो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, इसी से इनके बीच में जो इंटरेक्शन, ये एक साथ क्यों रहेंगे, इंटरेक्शन की वजह से रहेंगे, करेक्ट। तो इस तरीके का यदि ये अरेंजमेंट जो फॉर्म कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एटम एटम के बीच में जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको देखो जरा। सर अभी तक आपने यही पढ़ा है ना? क्या बोल रहे हो? अभी तक आपने यही पढ़ा है ना सर? क्या बोल रहे हो, वॉइस क्लियर नहीं। सर बोल रहा हूँ अभी तक आपने यही पढ़ा है ना, मेटालिक बॉन्ड। भारी का टेम्पो चला, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, रुको। यही स्टार्ट ऑफ द लेक्चर है ना सर? यही से स्टार्ट हुआ ना आज? हाँ, अभी सिर्फ मेटाइलिक बॉन्ड से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी ओके मेटाइलिक सर। बॉन्ड ही बाकी है इस चैप्टर को, वो कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके सर। क्या कर रहे हो तुम लोग, कहाँ भटक रहे हो? आजाद भगा दूंगा क्लास, बैठो शांति से। इसी में चल रहा है क्या? बुकलेट लाया है कोई? बुकलेट
देखो मेटालिक बॉन्ड में हेडिंग डाला सभी ने, ब्रैकेट में लिख लेना। ये भी क्या होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड आपका नॉन डायरेक्शनल थे, ये भी क्या है आपके नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। A metal atom, a metal atom, a metal atom is surrounded by 8 or 12 atoms. A metal atom is surrounded by a metal atom is surrounded by 8 और 12 एटम। जैसे मैं ये अरेंजमेंट बनाया था, ठीक है, तो एक जो एटम है बेटा इस तरीके से या तो क्या होगा, वो 8 एटम से सराउंडेड हो या 12 एटम से सराउंडेड है। ये आपने पूरी रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या हो सकता था, 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D भी हो सकता है। एक एटम ऐसा भी हो सकता है बेटा, एक आपका एटम जो 8 एटम से कंबाइन करके बना हो या 12 एटम के साथ जो भी बनाया इस तरीके का कुछ यूनिट बना, और उन दोनों एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड होगा उसको आप क्या बोलोगे, डायलेक्ट्रिक। सर उसको क्या बोलेंगे? डायलेक्ट्रिक बॉन्ड। ओके सर। देखो जरा, कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, covalent and electrostatic forces, covalent and electrostatic forces does not exist in metals. Covalent and electrostatic forces does not exist in metal. So to explain bonding in metals, we use different models क्या है बेटा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल आए हैं, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, सारे मॉडल्स नहीं पढ़ने हैं, हम लोग एक दो मॉडल पढ़ेंगे जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि उन पहले जो भी मेटल है उनकी मेटालिक बॉन्डिंग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं, सपोज बेटा ये इधर पे दो मेटल, ठीक है, एक सपोज ऐसा मेटल है, मेटल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ इस तरीके से, कितने होने चाहिए उतने। अब ये सपोज आपका क्या बेटा एक दूसरा मेटल है, फिर बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये समझो जरा, यदि ये दोनों मेटल आसपास, इधर पर कौन से इंटरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के बीच में इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है, और ये आपस में भी क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो इनके बीच में, और ये भी बोल सकते हैं इनका रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन भी पॉसिबल है। तो जब कभी क्या हो बेटा, ये इस तरीके से जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा और इसके न्यूक्लियस और इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इतना ज्यादा होता है कि इनको ये आसपास में बेटा होल्ड करते हैं, ठीक है। ये तभी हो रहा है क्योंकि देखो इनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम होंगे, जो भी और सेम, ऑलमोस्ट सेम या मैक्सिमम सेम ही होगा, ठीक है। तो भी क्या होगा, इनके बीच में भी जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, मेटल। तो सिंपल क्या है बेटा, इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है सेम है,
तो बट इधर जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रिपल्शन है वो इतना कम हो जाता है, या मैं ये बोलूं कि इसके लिए इसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा, इतना सफिशिएंट है कि वो एक साथ इनको क्या कर रखा है, होल्ड करके। आया समझ में? तो सिंपल इस तरीके के जो इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, अब ये जो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल। इधर क्या हो रहा है, मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड तो सबको पता है कैसे होगा, इंटरेक्शन की वजह से जो आपका बॉन्ड डेवलप हो या उधर पर फोर्स जो डेवलप हो उसको हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो इस तरीके के जब फोर्सेस डेवलप होंगे उसको आप क्या बोलोगे, मेटालिक। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लिखाने की तो ये लिखा है। तो ये आप लोग इसके बारे में ज्यादा डिटेल देखो जरा। Two models are considered. Two models. Next लिखो, next line से two models are considered to explain magnetic bonding. First is band model. Band model. Band model. और second है electron C model. Electron C model. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डालो, गैसियस स्टेट। मॉडल के बारे में नहीं पढ़ा रहा। नहीं नहीं वो है नहीं, बहुत ज्यादा सिलेबस। गैसियस स्टेट बस ये समझ में आना चाहिए बेटा, जो मेटालिक बॉन्ड है उनका क्या है, मॉडल को किस तरीके से एक्सप्लेन करने का बहुत ज्यादा नहीं जाता है। ये तो समझ में आ जाएगा ना, सपोज कोई आपको मेटालिक रेडियस क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो इसका मेटालिक रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा d0 बाई। ठीक है, ये हमें पता होगा। अब जरा देखो गैसियस स्टेट क्या, तो देखो नाम से समझ में आ रहा होगा गैसियस स्टेट, इसका मतलब हमें क्या पढ़ना, गैस के बारे में पढ़ना है, करेक्ट। तो गैस की प्रॉपर्टीज किसी को पता है, गैस कैसा, किसी ने देखा गैस को, नहीं देखा? नहीं देखा, देख लिया, देखा सर, वाटर वेपर अरे पास है देखो सही बता, तू कहां से आया, पेपर क्या, गैस पानी पीता है, ठीक है, बना तो वो इससे पानी से ही बना हुआ है, ठीक है। तो देखो जो वेपर और गैस में भी डिफरेंस होता है, इसको वेपर बोलना चाहिए और इसको गैस बोलना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी मैं सिखाऊंगा आगे सीखेंगे। चलो सबसे पहले बेटा जो गैस की प्रॉपर्टीज आप सबने पढ़ा होगा 9th
क्या होता है ऐसी प्रॉपर्टीज? पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, बिल्कुल सही। और क्या पता है? जो पता है गैस के बारे में उतना बता दो, उसके इंडेफिनिट बाद वॉल्यूम, क्या उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंडेफिनिट वॉल्यूम सर, बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, उनके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और उनका जो वेलोसिटी होता है वो अच्छा खासा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। हाँ, उनका क्या होता है बेटा, जो गैसेस होते हैं उसका कोई फिक्स वॉल्यूम शेप नहीं होता है, करेक्ट, और उसमें कुछ फिक्स बाउंड्रीज भी नहीं होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबको पता है, ये ऐसा मैं मान के है ना, पता है। अच्छा ये बताओ, सपोज आपको बेटा एक कंटेनर है। अच्छा ये बताओ, यदि किसी सॉलिड और गैस को यदि आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप कैसे करोगे? या सॉलिड और या लिक्विड और गैस को यदि डिफरेंशिएट करना है? सर लिक्विड का वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है और गैस का नहीं होता। ठीक है, जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, बट लिक्विड का अच्छा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, गैस का कम होता है। पढ़ा है? अब पढ़ ली। इसका फिजिक्स क्या अंतर है दोनों में? नहीं, वो रजत एक कोई एक बताओ। मतलब कि एनर्जी स्टोर होता, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होती है कि वो वर्क कर सकती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्वालिटी प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस? गैस में ज्यादा होनी चाहिए, करेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी सर रिपीट करेंगे? समझ में आ रहा है? ऐसा क्या बोल सकते एक्सक्यूज हैं? मी सर। और ये क्या बोलना चाह रहे हो, मैं सुन रहा सर अभी लास्ट में आपने जो बोला वो रिपीट करेंगे? हूँ। शांत शांत रहो। हाँ सर सर लास्ट में आपने आपने क्या लास्ट में बोला? जो बोला वो रिपीट करेंगे एक बार प्लीज? समझ नहीं आ रहा, शांत रहो तुम लोग। सर उठो तुम, आपने उधर से लिक्विड और इधर आओ, उठो जल्दी। हाँ तुम उठो, चलो इधर आओ, इधर आओ, उठो। यश इधर, क्या नाम तुम्हारा? आकाश, इधर आओ, उठो, इधर आओ। इधर किसको तुम? इधर आओ, इधर आगे आओ, आगे आओ, जहाँ बैठा है बैठो। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपने सर लिक्विड और आप गैस के डिफरेंशिएशन में लास्ट में जो 2 लाइंस बोली वो रिपीट करेंगे? आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। पता नहीं क्या बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलो। सर आपने जो लास्ट में 2 लाइंस बोली ना गैसेस और लिक्विड के डिफरेंशिएशन में, वो एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। हाँ ठीक है, कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अभी। मैं क्या, अब कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? तो मैं क्या समझाना था, बेसिकली आपने जो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता है, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आपके गैसेस है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे, लिक्विड और सॉलिड से। अच्छा क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो गैस है? समझो इस बात को, क्या क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यदि किसी की काइनेटिक एनर्जी यदि ज्यादा है तो वो उसको गैस बोल सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं बोल सकते?
सर किसी कार की भी वेलोसिटी एक्सट्रीम हो सॉरी काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम हो सकती है अगर वो हाई वेलोसिटी पे चल रही है तो, लेकिन वो गैस नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन सा सॉलिड होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? सर काइनेटिक एनर्जी तो हम सॉलिड्स में सिर्फ मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बताते हैं ना कि कम है। अगर वो सॉलिड को हम हाई वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो उस पूरे सॉलिड की तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही होगी। तो ठीक है, सुनो अब मेरे को सुनो, मैंने सुन लिया। नहीं, वो सही सर बोल आप रहा है मॉलिक्यूल का काइनेटिक लेकिन एनर्जी पूछ रहे तुम थे या लोग को सब जो सुना ही नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्ट का? इसलिए मैं इसको मना कर रहा हूँ। बाकी वो बोल सही रहा है, ठीक है। तुम मत बोलो, मतलब ठीक है, जो तुम बोल रहे थे वो सही बोल रहे हो। अब इधर समझो, मैं एक्चुअली में क्या पॉइंट क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर हमें ये समझना है हमेशा, कभी भी बेटा किसी की काइनेटिक एनर्जी यदि दे रखा है तो जनरली क्या होता है, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है किससे, लिक्विड और सॉलिड से, क्योंकि उनके पार्टिकल्स लूजली बाउंड होते हैं और उनको क्या होता है, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जनरली ऐसा होता है कि उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होता है किससे, सॉलिड और लिक्विड स्टेट से। ये बात समझ में आ गई होगी। बट यदि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है जब बेटा आपके दो पार्टिकल्स हैं या दो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। करेक्ट? जैसे K(Q1 Q2)/R हम लोग सीख रखे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा कि दो पार्टिकल्स के बीच में कितना आपका क्या है, इंटरेक्शन है। करेक्ट? तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसका आना चाहिए, सॉलिड का, क्योंकि आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, वो क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होता है, जबकि सॉलिड में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये सबको समझ में आता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और बेटा आप हमेशा सॉलिड, लिक्विड और गैस को ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तभी करोगे जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो किससे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? यदि सपोज मैं बोलूं आपके पास काइनेटिक एनर्जी बेटा 100 है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ये है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बेटा आपका ठीक है। तो अच्छा बताओ इन दोनों में से कौन सा आपका सॉलिड हो सकता है, कौन सा लिक्विड हो सकता है और कौन सा गैस? समझ रहे हो क्या पूछ रहा था? ये आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे दिया मैंने, ये यूनिट कुछ भी हो, रिस्पेक्ट की बात हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी दूसरे के दे रखा हूं और ये इनका एनर्जी है। तो क्या इसको देख के हम बता सकते हैं कि वो आपका जो भी स्टेट होगा वो आपका गैस होगा या लिक्विड होगा या सॉलिड होगा? और पहला वाला कौन सा है? पहला सॉलिड, दूसरा दूसरा लिक्विड आएगा। सर पहला वाला जो है वो गैस लग रहा है और दूसरा वाला सर सॉलिड या वैल्यूज, लिक्विड हो सकता है। सर आप सर वैल्यूज एक बार डिक्टेट करेंगे, नहीं दिख रहा है बोर्ड पे क्लियरली। बेटा तुम लोग की आवाज ना मेरे पास पहुंचती नहीं है, ठीक है। ईयरफोन है मेरे पास, बट ईयरफोन से फिर इन लोग को आवाज मेरे को एक बार ट्राई कर, माइक तो रहता है लेकिन आवाज जाती है, बोल रहा है।
बोल रहा था यश? हाँ सर, मैं बोल हाँ रहा था बताओ। कि पहला वाला जो होगा वो गैस हो सकता है, और फिर जो दूसरा वाला वो लिक्विड या फिर सॉलिड हो सकता है। बिल्कुल सही, करेक्ट, बिल्कुल सही। देखो जरा, जो इसने आंसर दिया एकदम सही दिया। आप लोग बताओ क्या आंसर होगा। आवाज आ रही है सभी को मेरी? पहला वाला गैस लग रहा है? करेक्ट, पहला वाला क्या है बेटा? गैस है। सब और पहला दूसरे वाला गैस और दूसरा वाला लिक्विड। हाँ, पहला वाला क्या है बेटा आपका? गैस है। ठीक है, तो देखो जरा, आप अब समझो बेटा, इसको देख के मत बोलना कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, ये आपका गैस होना चाहिए। करेक्ट, इसके बेसिस पर हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते। हमें क्या देखना चाहिए हमेशा? दोनों वैल्यू रिलेटेड, उनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम और उनका काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये गैस होगा। जबकि इन दोनों को देखोगे बेटा तो इन दोनों की वैल्यूज कैसी है? सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इधर पे हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा है बट इनका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, ज्यादा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यदि सपोज पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो गैस तो नहीं हो सकता। और दोनों ऑलमोस्ट सेम है। क्या होना चाहिए गैस के लिए? कंडीशन हमेशा याद रखना कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? पोटेंशियल एनर्जी से। और मतलब ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स ज्यादा होना। और जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, या या थोड़ा बहुत ज्यादा हो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से, तो इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिक्विड है। और जब बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है किससे, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी से, एनर्जी तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। ठीक है। ये क्लियर है सभी को? और गैसियस स्टेट क्या होता है ये सभी को समझ में आ गया? और इस तरह कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस को, ये समझ में आ गया? करेक्ट। जो मैं कुछ लिखा रहा हूँ वो लिखो। देखो फॉर गैसेस, देखो ये लिखो फॉर गैसेस, वो सब मैं नहीं लिखा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सब तो पता है आप लोग को, तो उसमें लिखाने की जरूरत नहीं, मैं सीधे लिखा रहा हूँ। फॉर गैसेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेटा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मोशन। इधर लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन। बेसिकली जब आप गैस को क्या करोगे, हीट करोगे, तो उनमें क्या आएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा। उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होनी चाहिए, कितना, किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, किसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। देखो मॉलिक्यूलर, तो काइनेटिक एनर्जी ये इस तरीके से लिख सकते हो, ये फॉर गैसेस है। ठीक है, लिक्विड के लिए क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद लिख लेना, ये सबसे बाद में लिख लेना एक एग्जांपल की तरीके से, पहले ये सब लिख लो। फॉर लिक्विड काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन
पोटेंशियल एनर्जी मतलब इन दोनों की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, बट थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी ही क्या होगा, ज्यादा होगा फॉर सॉलिड। फॉर सॉलिड पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए किससे, काइनेटिक। ये लिखो, फिर उसके बाद इसको एज एग्जांपल लिख लो। आगे समझ, लिख लिया? नो सर, प्लीज वेट। हाँ लिखो लिखो। हो गया क्या? यस सर, डन। देखो ये देखो। अच्छा ये बताओ, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, यदि सपोज अब सिर्फ हमें अब किसके बारे में पढ़ना है, गैस के बारे में। अब आपके पास एक कंटेनर में गैस है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर करेंगे? सपोज आपके घर में जो सिलेंडर है उसमें कितना अमाउंट ऑफ गैस है, ये कैसे पता करोगे? उसका मोल कैलकुलेट करोगे, उसका वॉल्यूम पता होगा, उसको 22.4 यदि स्टैंडर्ड कंडीशन पे किस प्रेशर किस टेम्परेचर पर है। तो बेसिकली गैस को मेजर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और कुछ लगेगा क्या? कांस्टेंट भी बोल रहा है, आएगा आगे, कांस्टेंट भी लगेगा। ठीक है, सर प्रेशर, वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। ठीक है, आगे समझ में। तो ये सारे क्या है बेटा, मेजरेबल प्रॉपर्टीज है आपकी, और आपस में आपको इनमें कन्वर्जन आना चाहिए आपको। यदि सपोज वॉल्यूम लीटर में दे रखा है और मीटर क्यूब में पूछा जाए, तो कैसे चेंज करेंगे, सब पता है यूनिट कन्वर्जन? 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। पता है सारे? नहीं पता है डिवाइड, ना? सॉरी। ठीक है, तो अब मैं देखो, और अच्छा ये बताओ प्रेशर क्या होता है, चलो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर मैं सारे लिखा दूंगा कि प्रेशर क्या क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कैसे मेजर कैसे करेंगे कि गैस के अंदर कितना प्रेशर है वो कैसे पता करेंगे, वो कितना फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, वैसे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे। करेक्ट। तो उसमें जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते होंगे उनको आप कैसे प्रेशर मेजर करते हो, कोई तरीका है? यदि सपोज मैं बोलूं कि सी वाटर, यदि आपके पास पॉन्ड में पानी भरा हुआ है और आप नीचे जाओ, तो नीचे क्या प्रेशर सेम रहेगा या जो ऊपर प्रेशर है वही रहेगा, कुछ डिफरेंट होगा? कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, ये सारी कैलकुलेशन भी हमें यही करनी है। ठीक है, तो प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से, इसका यूनिट क्या होगा, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको बोलते हैं। करेक्ट। और कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग, बस एक ही चीज एटीएम, आती है, P is equal to बार। nRT, वही बोलते हैं। मैं यूनिट पूछ रहा हूँ, तो क्या होगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल बोल सकते हो, एटीएम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बार बोल सकते हो, एमएम ऑफ टॉर। एचजी बोल सकते हो, टॉर बोल सकते हो। हाँ इसमें था। ठीक है, अब एक काम करो, अब मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बता दे रहा हूँ कुछ कुछ, जो आपके इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे। आप अभी बोलोगे जरूर कि आता है सर, लेकिन आता है नहीं ना। अरे फिर से बातें शुरू कर दी, क्या हुआ बेटा, कहाँ जाना है, किस बात पे चर्चा हो रहा है? सपोज देखो, जो ये 1 पास्कल होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा ये 1 पास्कल इज इक्वल टू कितने एटीएम? 1.013 into 10⁵5. 1 ATM is equal to 101,325 पास्कल। तो 1.01 into 10⁵5 पास्कल भी याद रखते हैं, या सिंपल आप 10⁵5 पास्कल भी याद रखें, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। इसका मतलब होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अभी मैं समझाऊंगा कि हम लोग मिलीमीटर क्यों यूज कर रहे हो। बोले सर आप डिस्टेंस को प्रेशर से कैसे मेजर कर रहे हैं, राइट? आएगा अभी। ये की यूनिट होता है, इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लिख सकते हो। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये 76 आएगा, ठीक है। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। साइड में एकदम किनारे पहुंचो। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। तो 1 टॉर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10⁵5 पास्कल, करेक्ट। और 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार, ठीक है। ये सारे आपको कन्वर्जन आने चाहिए। सर एक ही वैल्यू के इतने सारे यूनिट्स क्यों होते हैं? बेटा मेजरमेंट तो क्या होता है ना, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। तो हर एक का क्या होता है, जितने भी लोग सपोज पढ़े लिखे नहीं है तो हर एक जो डिवाइस होगा उसको मेजरमेंट वो अपने अलग तरीके से करता है। कहीं पर स्टैंडर्ड मर्करी यूज करता है होता है, और कहीं पर कुछ स्टैंडर्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो डिवाइस बनी होती है। तो जो डिवाइस के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट जैसे वो डिवाइस कर सकती है उसके अकॉर्डिंग आपको, सपोज वो मेजरमेंट किसके रेंज में कर रहा है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे आप? 180। क्योंकि बड़े नंबर को आप बार बार बोलोगे तो इससे अच्छा क्या है, आप हमेशा छोटा नंबर, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कंपनी होगी उसमें हर आदमी सेम इंटेलिजेंट नहीं होगा, सेम मतलब पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो अब लेकिन उसको काम तो सबको यही करना है। यदि प्रेशर है तो आप तो जाके कंटेनर का प्रेशर मेजर करके आओगे नहीं, किसी को बोलोगे वो मेजर करके आपको बताएगा और पता चले इतना नंबर में उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोलना आसान होता है, करेक्ट। तो इसलिए जो डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट यूनिट्स बनाते हैं जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। हमें कहीं पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो इजी हो जाएगा। इसके लिए इतने सारे यूनिट हमें यूज करना है। क्लियर है? अच्छा जो टेम्परेचर है उसके भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, करेक्ट। टेम्परेचर को कैसे चेंज करते हैं, पता है क्या किसी को फॉर्मूला? क्या सर कौन सर? से दो वैल्यूज के बीच में? क्या? मतलब सारे आप सारे क्या बोल कौन रहे सा थे? कन्वर्जन? केल्विन से फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, सारा कुछ। 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 1 सेल्सियस। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरे को बस मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ वो लिख लो। ये -273.15 इज इक्वल टू क्या होता है, 5/9 या 9/5? 9/5। लोग की मानो तो सब गलत। ठीक है। C इज इक्वल टू K माइनस 273.15 इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। अब लेकिन याद रखना बेटा, देखो सपोज आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इधर से पुट करो और इधर जो के आएगा वो केल्विन में आया हुआ है। यदि इधर फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो इधर फ़ारेनहाइट में पुट करो, जिसमें निकालना है वो आप यूज करके निकाल सकते हो। वॉल्यूम वाले कन्वर्जन और सिखाना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ, आपके जो
पीरियोडिक टेबल में गैसेस कितनी है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। नोबल गैसेस, हाँ, और क्या, पी ब्लॉक ना, सारे पी ब्लॉक को बोल दो गैसेस है, कार्बन को भी नहीं गैसेस सर, बोल दो, एल्यूमिनियम को भी नहीं। गैसेस बोल सकते हो, इसलिए पढ़ाया पीरियोडिक 17th प्रॉपर्टी। ग्रुप को बोल सकते हैं ना, 17th ग्रुप को बोल सकते हैं। अच्छा, सारी गैसेस लिखो कॉपी में सोच के, कौन कौन से आपके अकॉर्डिंग गैसेस हो सकती है, लिखो गैसेस, लिखो कौन कौन सी गैसेस हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, लिखो लिखो, बैठ के इंतजार मत करो कि कोई तो लिखेगा। और मेरे को काउंट करके बताओ कितनी गैसेस आ रही हैं आप। हाइड्रोजन गैस है, लिख लो इधर हाइड्रोजन। हीलियम गैस है, हीलियम वाला तो पूरा गैस है, 18 को हाँ पूरा, सर। सर नियॉन। करेक्ट। 11 हाँ, उसके बाद में नाइट्रोजन, इधर आपको पता है नाइट्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक ऑक्सीजन, गैस है, फ्लोरीन भी एक गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन भी गैस है, आयोडीन भी। आयोडीन भी गैस है ना, नहीं है ना, आयोडीन नहीं है गैस, और ब्रोमीन, तो ब्रोमीन तो ब्रोमीन है, लिक्विड है ना। ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। ये कितना हो गया नंबर, काउंट करके बताओ, 11 हुआ क्या, लिख लो ये 11 गैसेस होती हैं। सर 10 हुआ। 10 ही हुआ क्या अभी, ये हो तो गया यार, 6 इधर हाँ है, सॉरी सर, 5, 11 11, वो एक पे लाइट आ रही थी दिखने में, सॉरी। अच्छा इसमें लाइट आ रही है, ठीक है। हाँ क्लोरीन बेटा गैस है, नहीं लग रहा है क्या, फीलिंग आ रहा है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये और लिख लो, मेरे को पता है नहीं कर पाओगे बाद में। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml भी बोलते हो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, करेक्ट। और इधर देख रहे हो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या बोल सकते हो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, 1 ml इज इक्वल टू 1 cc, सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख देते हैं, cc। डन ये अभी, अब हो गया होगा सभी का, लिख लिया नो सभी ने, सर, ये वाला राइट साइड वाला लिख लिया, लेफ्ट वाला बाकी है। ठीक है जल्दी लिखो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। हाँ सपोज आपके कंटेनर में लिक्विड फिल हो रहा है, ठीक है। यदि सपोज आपको मैं बता दूं कि इस पॉइंट का प्रेशर PA है और इस पॉइंट का प्रेशर हमें निकालना है PC, क्या होगा कोई फाइंड आउट कर सकता है, ये लिक्विड है,
लिक्विड है, इसका डेंसिटी मैं दे दे रहा हूँ आपको, रो है। ये जो हाइट है इन दोनों पॉइंट के बीच में सपोज h है, तो क्या कोई निकाल सकता है प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फोर्स एक्सर्टेड अपॉन पर एरिया। यूनिट एरिया। फिजिक्स आपको आती है, लगाओ। क्या फिजिक्स में एफबीडी बनाए होंगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम, वैसे ही इतने पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा, कौन कौन से इसमें फोर्स लग रहे होंगे? सर वो जो लास्ट वाला है 1 ml इक्वल टू, लास्ट वाला वो क्या लिखा है? कहाँ 1 पर ml ये इक्वल टू, नहीं नहीं लेफ्ट, 1 1 ml लास्ट ml वाला। is equal to 1 cc सेंटीमीटर क्यूब। ओके। ऐसे सीसी ऐसे एक साथ लिखा मिलेगा। अच्छा चलो मेरे साथ ही बताना, ठीक है, तुम लोग मत लगाओ। आ गया क्या, नहीं आ रहा समझ? क्या इधर पे सपोज इतने पोर्शन की बात करूं, तो इधर एक नीचे फोर्स लग रहा होगा जो कि क्या होगा, mg, करेक्ट। और एक इधर पे फोर्स लग रहा होगा कुछ, बाहर का जो प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक फोर्स। और क्या लग रहा होगा, कुछ इस नॉर्मल पॉइंट में बाय वॉल्स नीचे से ऑफ कंटेनर। कैसे? वो तो बेटा बॉल्स का जो नॉर्मल होगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दे। हमें सिर्फ अभी फोर्स बैलेंस करना है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन पे क्या लग रहा है उससे हमें मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यदि हम फोर्स बैलेंस करें तो क्या आएगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैं देखो प्रेशर के टर्म्स में लिखा हुआ, इधर क्या लिखूंगा, एफ ए, इधर एफ ए इज इक्वल टू, नीचे फोर्स कितने थे, एफ ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ बी, सपोज ये पॉइंट बी था, करेक्ट, यही होगा ना। अभी एम जी क्या होगा बेटा, इसका हाइट सपोज h है, इसका एरिया सपोज a है, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी यदि रो है तो मास निकाल दोगे, रो इंटू a इंटू एच, मास आ गया ना, अरे बोलो। हाँ सर। हाँ। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी अपॉन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा a इंटू एच, ए इंटू एच। इतने का मास कितना हो जाएगा आपका, a इंटू एच जी, करेक्ट, प्लस इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पीए इंटू ए, ये इंटू ए लिख सकता हूँ ना। और दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ इधर, एफ पी बी इंटू ए से कैंसिल हो गया, इधर क्या लिख सकते हैं, पीबी इज इक्वल टू पी ए प्लस जीएच। और ये एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही डिस्टेंस है ना, यही क्या करेगा आपका मास कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो ये h क्या है बेटा, जितना इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यदि a पॉइंट से h डिस्टेंस नीचे यदि मैं b पॉइंट पर आऊं तो उसके प्रेशर में क्या चेंज होगा, उसके प्रेशर में बेटा रो जी एच से ऐड हो जाएगा, रो जी एच से चेंज होगा। आगे समझ में, ये नोट करो इसको। आया ना ये समझ में सभी को, सिंपल फिजिक्स है। और इसको हम लोग याद भी रख लेते हैं बेटा, कि यदि लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड का अंदर जिसका डेंसिटी क्या है, रो है, उसके जो प्रेशर में चेंज आता है, यदि एच हाइट यदि वो नीचे गया तो क्या होगा, उसके प्रेशर में इंक्रीमेंट हो जाएगा कितना, रो जी एच का। और यदि मैं इसको उल्टे करके बोलूं, यदि सपोज इधर से इधर जा रहा है कोई, मतलब इधर पॉइंट पता है और इसका यदि आपको निकालना है, तो उसमें क्या होगा, रो जी एच से सब्ट्रैक्ट कम होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये रोजियस टर्म हमें समझ में आना चाहिए, और याद रखना नीचे जाने पर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है।
अच्छा ये बताओ, इधर पे कोई पॉइंट सी है, इसका प्रेशर किसके बराबर होगा या कितना होगा? इधर पे कोई पॉइंट सी है, सर पीबी के बराबर है। करेक्ट। क्या बोल सकते हैं, देखो जरा, अब इसका प्रेशर, इन दोनों के, यदि इसका प्रेशर मेरे को पता है तो इसका यदि निकालना है, तो क्या इसमें कोई हाइट का चेंज हुआ? तो आपने अभी अभी सीखा बेटा, जब प्रेशर तभी चेंज होगा जब उसमें कुछ हाइट का चेंज होगा, और हाइट क्या है? 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीबी इज इक्वल टू, पीबी इज इक्वल टू, बस ये क्या क्या कंक्लूड करा मैंने इधर से? किसी भी लिक्विड में नीचे आने पर क्या होगा बेटा? प्रेशर चेंज होगा रोजीएच से, वो भी इंक्रीज होगा रोजीएच से। ऊपर जाओगे तो क्या होगा? रोजीएच से डिक्रीज करेगा, और सेम हाइट पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। ये आगे बात समझ में? तो किसी भी लिक्विड के लिए किस तरीके से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीख गए। क्लियर है? नोट करो इतना फास्ट। ये किसके लिए था बेटा? हाँ, इसमें एक कंडीशन है, आपका जो लिक्विड है वो स्टेशनरी होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या है आपका ये? फॉर स्टेशनरी लिक्विड, इधर हेडिंग डाल भी सकते हो, फॉर स्टेशनरी लिक्विड। डन, ये लिख लिया सभी ने? इसके बाद सेकंड हेडिंग डालो, फॉर गैसेस। सर रो कैसे बनाते हैं भूल गया हूँ। रो कैसे बनाते हैं? रो बेटा ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से एस बनाओ और इसको एस को ऐसे फिक्स कर देना। ओके। अब जरा समझते हैं गैसेस के लिए। गैसेस के लिए क्या होता है समझ जरा। अच्छा ये बताओ, गैसेस, यदि सपोज इस कंटेनर में मैं गैस फिल कर रखा हूँ, ये पॉइंट सपोज आपका ए है, ए है क्या? सर प्रेशर आपका वीडियो पॉज हो गया सर। क्या बोल रहे हो? आपका वीडियो पॉज हो गया सर, अब भी आया वापस। आ गया ना अभी? बस तो मैं काफी ये बोल ब्लर। रहा था कि यदि सपोज इस कंटेंट, ब्लर है क्या? वाईफाई बंद हुआ है तो एक मिनट। क्या होता है यदि किसी भी गैस पे ले रखा है, जैसे हम लोग जैसे जितना ऊंचाई पे जाते हैं प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? हाँ, इंक्रीज होता है सर। बाकी लोग पता नहीं, जो होता होगा होता होगा। हाँ, क्या मतलब, क्यों? देखो अब समझते हैं जरा, हमें इधर क्या यूज करना है, इधर हमें क्या पता होना चाहिए। प्रेशर हाइट के साथ चेंज होता है, ये हमें पता है। बट यदि बेटा आपका जो हाइट है, समझना बड़े ध्यान से, यदि बेटा हाइट आपका स्मॉल है, क्या है? स्मॉल, मतलब यदि हाइट का जो चेंज है वो क्या है? स्मॉल चेंज है, तब उधर पर हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं कि प्रेशर हाइट के साथ चेंज नहीं होता।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, यदि फॉर स्मॉल हाइट पीए इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू पीसी, इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। बट याद रखना कि हाइट के साथ ऐसा मत करना सर आपने ये बता दिया था इसलिए हम टिक कर दिए, हाइट के साथ प्रेशर चेंज नहीं होता। इधर पे हम लोग सीधी क्या होता है बेटा, जो एक्सप्रेशन आता है वो e टू दी पावर समथिंग में आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं वो अभी डेरिवेशन आपको करा नहीं रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा दूं फिर करा दूंगा, ठीक है। तो बट हाइट के साथ चेंज जरूर होता है, बट फॉर स्मॉल हाइट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि प्रेशर हाइट के साथ चेंज नहीं होता। लिख लो, फॉर स्मॉल हाइट डिफरेंसेस gas pressure remains constant, gas pressure remains constant for small heights, for small height differences gas pressure remains constant। आगे समझ, तो ये दोनों समझ में आ गया। अब जरा हेडिंग डालो कैलकुलेटिंग प्रेशर और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर क्या हेडिंग डालनी है? कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। अजी सपोज आपका एक ये इस तरीके से एक बीकर है, ठीक है, और इसमें बेटा आपका इधर मरकरी फिल कर रखते हैं, क्या फिल कर रखते हैं इधर, मरकरी, ठीक है। और इधर पर बेटा कोई आपका क्या है, गैस है। तो ये जो पॉइंट है ये सपोज क्या है आपका बी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सपोज आपका ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट कुछ आपका सी पॉइंट है, ठीक है। और जितना ये मरकरी फिल हो रखा है उसका जो हाइट है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ओके। और ये आपका जो कंटेनर है वो खुला हुआ है, ओपन कंटेनर। और आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, प्रेशर बी पॉइंट का प्रेशर बता, क्या निकाल सकते हैं? करो जरा, अभी जो सिखाया उसको यूज करके कैलकुलेट करने की कोशिश करो। और हाँ, जिसको पता ना हो उसके लिए चलो मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये पॉइंट है बेटा, ये क्या, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 180 एम, 180 एम, और 180 एम किसके बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, 76। ठीक है। देखो कभी भी यदि बेटा आपका लिक्विड यदि मरकरी कहीं पर भी यूज हो रहा है, सुनो ध्यान से सुनना जरा, यदि कहीं पर बेटा मरकरी आपका यूज हो रहा है तो जनरली आप जो प्रेशर का यूनिट लिया करो किसमें लिया करो, एमएम ऑफ एचजी में। उससे हेल्प क्या होता है कि ये जो प्रेशर दे रखा है वो क्या दे रखा है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, करेक्ट। इसका मतलब है बेटा कि इस यदि आप सेंटीमीटर ऑफ एचजी नहीं लिखोगे तो इधर क्या लिखोगे 76 इंटू रो ऑफ मरकरी इंटू जी, ठीक है। इस इतना मल्टीप्लाई ना करना पड़े तो स्टैंडर्ड हम लोग क्या ले लेते हैं, मरकरी। आया समझ में? तो सिंपल ये जो 76 इंटू बेसिकली रो इंटू जी इंटू एच होता है, एच क्या है ये 70। तो हाइट अपने को दे रखा दे देता है और हम लोग इसको स्टैंडर्ड है चूज कर, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी मतलब क्या, ये प्रेशर दे रखा है और वो भी रेफरेंस क्या है, मरकरी लिक्विड है। करो जरा आप जरा बताओ प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, ठीक है। इधर लिख लेना ये 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी मतलब क्या होता है 76 इंटू रो ऑफ एचजी इंटू जी, ठीक है। हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं कहाँ पर क्या कर देते हैं सर, अभी से क्लियर रखो। हो गया, कितना आया
86 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। और किसका क्या आ रहा है? और किसी का कुछ आया क्या? क्या कर रहा है, कुछ करेगा? हाँ 176 ला दिया, कैसे देखे जरा हम भी। ठीक है, गलत है, गलत है। सर 86 mm 86 cm ऑफ एचजी है क्या? हाँ सही है। राहुल का कितना आया? हाँ कुछ करेगा? बैठ के बस इधर उधर देखता रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हाँ मन में क्या किया? 96 कैसे आ गया? कहाँ पर किया? मन में सब गलत ही हो सकता है। कुछ करता। कितना आया? क्या किया दिखाना? हाँ, मन में कर लिया होगा। किया है। नहीं समझ में आ रहा है इधर क्या करना चाहिए। हाँ मन क्या प्रॉब्लम है? सीधे बोलो, बोलो कि नहीं आया। इधर देखो जरा, इस पॉइंट पर प्रेशर आपको पता है बेटा, यदि 10 लिक्विड में यदि 10 सेंटीमीटर नीचे आए तो प्रेशर में क्या चेंज होगा? जो प्रेशर सी का होगा वो कितना हो जाएगा? पीए प्लस रो जी एच। ये सबने लिख लिया होगा इतना। यदि मैं हाइट 10 सेंटीमीटर नीचे आया, मतलब एच हाइट नीचे आऊंगा, और डेंसिटी यदि इसकी क्या है, ये रो इंटू एच जी हो जाएगा। और ग्रेविटी तो पता है आपको, जी का वैल्यू 10 होता है। तो सिंपल क्या हो जाएगा? पी ए। प्रेशर कितना दे रखा है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी में यदि लिख रहे हो आप तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अभी अभी बताया 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी का मतलब क्या है? 76 इंटू रो ऑफ एच जी इंटू, ठीक है, प्लस इधर रो कितना है? रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच कितना है? तो रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू 10 कितना आ जाएगा? 86 रो इंटू एच जी इंटू जी आ जाएगा। अभी इसको रो इंटू जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? फिर से वापस में वही लिख दूं, सेंटीमीटर ऑफ। आया समझ में? बेटा 76 प्लस 10, समझ आया ना? क्या क्या हुआ? अरे मेरे से बात करो आपस में, क्या हुआ? ठीक है चलो इधर करो, लिखो ये। अभी आया समझ में? नहीं आया? इधर देखो, नहीं आया, मेरे को पता है। सेंटीमीटर ऑफ एच जी है। सेंटीमीटर ऑफ एच जी मैंने क्या बताया कि इधर पर हम लोग रो एच जी इंटू जी मल्टीप्लाई नहीं करते, उसी इस वैल्यू को हम लोग सेंटीमीटर ऑफ एच जी बोलने लगते। ठीक है, अब इसको मैंने क्या लिखा? दिस। इसको मैंने क्या लिखा? रो ऑफ एच जी इंटू जी। अब इधर आपको रो जी एच ऐड करना है। रो किसका आएगा? मरकरी का। जी आपको जी, और इधर 10 हाइट कितना है? 10 सेंटीमीटर।
ये हो गया। अब ये 10 रोजी और इधर 76 रोजी कितना हो जाएगा 86 रोजी, और रोजी को वापस हम क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर ऑफ एच। तो अभी आप इतना करने के बाद आपको देखिए समझ में आ गया होगा कि आप सीधे सीधे हाइट क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, हाइट ही है, और यदि सेम यूनिट है, हाइट ही है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो डायरेक्ट। तो अभी मैंने इस तरीके से बताया, अगली बार हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे। आ गया समझ में? जो डायरेक्ट कर दिए थे वो ज्यादा समझदार है, तो ज्यादा समझदार है, ठीक है। यदि सपोज इसमें भी मैंने फिर से मरकरी ही फिल कर रखा है, ठीक है, और अभी ये हाइट फिर से मैं 10 सेंटीमीटर ही दे रहा हूँ, ठीक है, और इधर पे बेटा कोई गैस फिल हो रखी है, ये पॉइंट सपोज पी मतलब पॉइंट सपोज बी है, तो इस पॉइंट पर पीबी क्या होगा ये आपको पता करना है। अभी क्या, ये अभी ऊपर की तरफ था, अब आपका ये नीचे की तरफ है, ठीक है। एक गिलास में मैंने मरकरी फिल करा और उसको उल्टा कर दिया, गिरेगा नहीं, जादू हो गया, ठीक है? सर वही पूछने वाला था, मर्क्यूरी गिरा नहीं। गिरेगा नहीं, जादू हो जाता। अच्छा कितना आया? जादू समझना है या कैसे करना है, वो मेरे को ही पता है। तुम ना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है, नोट्स थोड़े खराब बन जाएंगे, चल जाएगा, क्वेश्चन पहले होना चाहिए, एक पेज रखा करो साथ में आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन पहले फोकस होना चाहिए, क्वेश्चन यदि जल्दी नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कभी। लगाओ, क्या नहीं लगेगा, लगाओ, फिर ठीक है, क्या है अभी 56, हाँ 66 कितने लोगों का आ गया, 1 2 3 4, सर 66 नहीं हो सकता ना, वो मर्क्यूरी तो नीचे है, वो ऊपर कैसे प्रेशर लगाएगा। वो देख लेंगे। सर मुझे लग रहा है 76 ही होगा। ठीक है, तुम्हारा 76 मान लेता हूँ, 66 और किसी का 76 86 56, हाँ बोली लगा दो, देखो जरा कौन किसके फेवर में। करूँ मैं सॉल्व अभी? सबने कर लिया अटेम्प्ट? यस सर, हाँ सर। सबने कर लिया गलत? इधर देखो जरा, अब ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये एटमॉस्फेरिक पॉइंट होगा, और इधर पर प्रेशर कितना लग रहा होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, करेक्ट। और अभी मैंने सिखाया, यदि आपको जिस पॉइंट का प्रेशर पता है उससे आप दूसरे का निकालने की कोशिश किया करो। अब इसका यदि पता है, यदि आप इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो सिंपल क्या करो, अब यदि सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इधर क्या होना चाहिए, ए पॉइंट के प्रेशर में कुछ कम कर दो रोजी है, जो कि क्या आ जाएगा, बी का प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। और यदि ये नहीं लिखने का मन है तो आपको अभी मैंने जो सिखाया पी ए बी, और इसमें रिलेशन क्या आता है, पीबी इज इक्वल टू पी ए, सॉरी पी ए इज इक्वल टू पीबी प्लस रोजी एच, यही सिखाया था। तो इधर से पी ए की वैल्यू कितनी है 76 माइनस रोजी एच कितना आएगा, मरकरी है तो सीधे 10 लिख दो, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर ऑफ एच, यूनिट नहीं लिखोगे तो सब गलत। तो जो ये आपका बी का प्रेशर, जो इधर इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वही इसका होगा,
करेक्ट, इसलिए मैं पीवी का आंसर हो जाएगा 70। अब आया समझ में? सर नहीं समझा ऐसा कैसे होगा। नहीं समझा ऐसे कैसे हो रहा, ये नहीं समझ में आया, ये लिखना। सर वो इस तो पॉइंट का समझ गया प्रेशर, बट प्रैक्टिकली नहीं समझा। प्रैक्टिकली बेटा इस गैस का प्रेशर तुमको कोई 76 ऐसा, ऐसी गैस है जो इधर पे 76 प्रेशर लगा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ बोलो, हाँ सर समझ गया समझ गया। समझ गए ना? सिंपल जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, हाइट तो ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और नीचे आओगे तो इंक्रीज करेगा। वही एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए, क्या लगता है आ जाएगा? पता नहीं सर, टफ दिया तो तो नहीं। सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छे से बनाओ। सपोज अब बेटा क्या है, अभी तक मैं एक बार क्या किया, एकदम वर्टिकल रखा है, एकदम इन्वर्टेड कर दिया, तो अभी क्या करना हूँ, इसको मैं 30 एंगल पर, ठीक है। अभी इधर मैंने मरकरी फिल कर रखा है, और ये हाइट भी अभी भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। इधर मैंने मरकरी ही फिल कर रखा है, और ये हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब आपको बेटा इधर जो गैस फिल है, ठीक है, मतलब इस, ये आपका सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इधर सी, और इस आपको क्या बताना है, प्रेशर एट सी। करो कोशिश, जरा बताओ कितना आएगा। हो जाएगा। हो जाएगा ना, करो। 79, कुछ तो गड़बड़ है। अपना करो तुम, जो दाएं बाएं देख के समय निकाल दो, 5 मिनट तक क्वेश्चन लिखना तुम, ठीक है। इसका आंसर आ जाए मेरे को बताओ। एक और इस बार आंसर सिर्फ आप एक ही बार दे सकते हो, 2 बार चेंज नहीं कर सकते। जो आएगा वही एक बार में आंसर सुनूंगा बस, दोबारा आप नहीं बोल सकते। गैस, अरे इस कंटेनर में फिल रखा है, अरे ऐसे ऐसे गिलास है, इसको ऐसे करके रख दिया मैंने, बस। हाँ, अरे वो तुम उसकी चिंता मत करो, वो है स्टेबल है, वो दो उसको पकड़ के रखा है बेटा, मैं ऐसे पकड़े रहूंगा, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उनको लग रहा है गिर नहीं जाएगा, ये कौन सा फिजिक्स लगा बेटा, फिजिक्स लगी हुई है उसमें, ठीक है। नॉर्मल, फ्रिक्शन, विक्शन सब बैलेंस है। तुम्हें जितना सिखाया वो तो लगाओ। क्या दिख तो रहा है अभी तो, बाकी मैं ब्लैक यूज करता हूँ, ठीक है। तुम अभी तक क्वेश्चन नहीं लिख पाया, इधर से क्यों देखना पड़ता है, उधर बैठो चल के कल से, नहीं कल से। हाँ, चश्मा भी आ जाए तो फिर भी आगे ही बैठो। हाँ, ये वाली जगह तेरी फिक्स हो गई, अब ये आएगा नहीं 2 दिन, मेरे को पता है। मैं सोच रहा हूँ तुम लोग का इधर आना कंपलसरी कर दूं, मतलब ये ऑनलाइन वाला ऑप्शन ही खत्म कर दूंगा।
सर ऐसा मत करो सर, आज जरूरत पड़ी मुझे ऑनलाइन की तो ऑनलाइन हूँ मैं। 81 कितने लोगों का आ रहा है? 3 4 लोग, ठीक है कर लो नीचे तुम लोग का। मैंने देख लिया, अब पता करते हैं सही है गलत है। हाँ कितना आ रहा है? अभी तक किया नहीं होगा। बताऊं मैं अभी? और किसी का ऑनलाइन आया? सर मरकरी का मास्क है। मरकरी के मास्क की जरूरत पड़ गई थी कोई, तो मेरे को भी नहीं पता। मरकरी का डेंसिटी पूछो तो मैं बता दूं। 13.6 होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी, ग्राम पर ml में। थर्टीन पॉइंट सिक्स। देखो जरा, मैं बता रहा हूँ अभी। आंसर तुम तीनों का सही है, ठीक है। हाँ 4। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा बेटा? 76 सेंटीमीटर। बस इतना तो याद कर लिया है। ये 10 है। अब अभी तक मैं आपको सिखाया कि जो वर्टिकल डिस्टेंस में जितना चेंज आ रहा है, करेक्ट, वही हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल ऐड कर दे रहे थे। तो अभी ये आप 10 मत ऐड करना, तो आंसर 86 बोल दो, बोलने वाला था। ठीक है, तो अभी इधर कितना चेंज हुआ एक्चुअली में बेटा? इसका साइन से 10 का 10 साइन 30। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखे होगे तुम लोग, इतना आएगा ये। अब बेटा इधर से 5, अब ये नहीं, ये 5 कितने का चेंज हुआ है इधर? 5 का। तो आप 76 में क्या करोगे? 5 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? मेरा सही है ना? समझ गया? ठीक है। एक और क्वेश्चन। रुको सर रुको। देखो आपको पता है बेटा, यदि किसी कंटेनर के अंदर, समझना बड़े ध्यान से, कंटेनर के अंदर पानी भरा है और उसमें आप किसी चीज को डालोगे तो क्या होगा? पानी ऊपर आता है, आ जाता है ना। वैसे ही यदि मेरे कंटेनर के अंदर क्या था, कोई लिक्विड था, सपोज मरकरी हो या वाटर हो, कुछ भी हो, उसको मैंने क्या किया, इस तरीके से आपका, जिसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं उल्टा डाल दूं, ये पानी कुछ ऊपर जाएगा और ये सपोज h हाइट तक ऊपर जाता है, ये सपोज h हाइट तक ऊपर जाता है। तो यहाँ पर बेटा प्रेशर सपोज पीसी है, या पी ए बोल दूं मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट पर भी प्रेशर क्या होगा? पी ए ही होगा। या इधर में सपोज इसको बी और इसको सी पॉइंट बोल दूं, तो क्या आ जाएगा? पी ए बराबर पीबी, और पीबी बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ये जो ये प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, सपोज मैं इधर में एज्यूम करूं इधर पे वैक्यूम है, तो वैक्यूम का प्रेशर क्या होना चाहिए? 0। इस पॉइंट पर 0। प्रेशर कितना होगा? सपोज सी पॉइंट है, पीसी कितना हो जाएगा? 0, करेक्ट। तो पीबी से मेरे को यदि पीसी पता करना है, या मेरे को पीसी पता है, पीबी पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? बेसिकली पीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
पीसी PA plus PC। बस बोल दो, पीसी भी बराबर पीसी आ जाएगा। और ये हाइट का क्या है, तो चेंज नहीं होगा, तो फिर बोलो पीवी क्या आ जाएगा, पीसी प्लस रो सी एच, करेक्ट। और यदि सपोज पीसी आपका 0 है तो पीवी कितना आ जाएगा, आगे समझ आ गया ना। और इधर से क्या बोल सकते हैं कि पी ए बराबर, तो सिंपल इधर भी हमें क्या समझ में आया, यदि हाइट एच चेंज होगा, यदि एच हाइट ऊपर जाएगा तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा। और सपोज इसमें मैं बोलूं कि मरकरी फिल है, ठीक है, तो ये हाइट कितनी आएगी, यदि मरकरी फिल है तो कुछ भी बोलना है बिना सोचे, सोच के बताओ कितना आएगा। 76, वेरी गुड, हाँ क्लोज था, ऐसे बोलेगा क्या, आया सर समझ में। हाँ सर 76 सेंटीमीटर आएगी क्या? हाँ 76 आएगी। देखा देखो, अब ये जो पीए है वो क्या है, यदि ये मरकरी है सपोज, इसमें Hg फिल कर रखा हूं, तो यदि ये पीए, पीए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मरकरी के केस में है, इधर मैं लिखूं फॉर मरकरी, क्या लिखूंगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये क्या है बेटा, रो ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच, तो एच कितना आ जाएगा इधर 76 सेंटीमीटर। अब यदि मैं पूछूं, यदि वाटर है, फॉर वाटर एच कितना होगा और आपको बताना सेंटीमीटर, ठीक है। अब समझना मेरा क्वेश्चन, अभी इसकी जगह क्या है बेटा, वाटर है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने इतना सिखाया पहले आपको, यदि इधर इसके अंदर वाटर फिल कर दूं तो कितना हाइट आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। और टाइम भी हो गया तो आप क्या करो, होगा तो सभी लोग, और इसको होमवर्क में कर लेना, इतना लिख लो, फिर ये लिख लो कि यदि आपको इधर वाटर से मैं रिप्लेस कर दूं तो हाइट कितना आएगा। लिख लिया ये, Yes डन sir। ये ऑनलाइन, ओके चलो बाय, थैंक यू। Thank you sir, have a nice day।